नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। आज गुरुवार है और अपने हेलो किसान कार्यक्रम में हर गुरुवार को लगभग हम बात करते हैं पशुपालन से संबंधित। तो आइए आपको बता देते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में खुरपका एवं मुंह पका बीमारियों की रोकथाम के बारे में। साथ ही बात होगी ब्रॉयलर फार्मिंग की। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कीजिए 1800-113060, 1800-113061। ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल अपने टीवी की आवाज को बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीता गहलावत। डॉक्टर पुनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानकारी हासिल करेंगे खुरपका एवं मुंह पका के बारे में। और इसके साथ ही हमारे साथ आज स्काइप के माध्यम से मौजूद हैं डॉक्टर डी.के. सिंह। डॉक्टर डी.के., आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। और आपसे जानकारी हासिल करेंगे ब्रॉयलर फार्मिंग के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं हमारा इस वक्त और कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत होने ही वाली है, तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर पुनीता का। डॉक्टर पुनीता, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो खुरपका मुंह पका बीमारियां होती हैं, आमतौर पर जो हमारे पशुओं हैं उनके अंदर ये बीमारियां लग जाती हैं, तो इनको सरल शब्दों में किस तरह से समझाया जाए पशुपालकों को? खुरपका मुंह पका ये फुट एंड माउथ डिजीज़, ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स, जिन खुर वाले जो पशु होते हैं इनमें ये देखने में आती है। जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी, सूअर इत्यादि, इन पशुओं में ये बीमारी होती है। और ये बीमारी एक वायरस के माध्यम से, और ये एक संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी के शुरुआत में पशु को तेज़ बुखार आता है, उसके मुंह से लार निकलती है और इस बीमारी में पशु के ये जो लार के माध्यम से ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इस बीमारी में आप देखेंगे कि पशु के मुंह में और खुरों में छाले पड़ जाते हैं और पशु दाना चारा खाना बंद कर देता है। और यही छाले फिर आगे जाकर ये ब्लिस्टर्स और घाव इनमें छालों में बन जाते हैं। और इन्हीं घावों में आगे जाके क्योंकि ये इनका अगर उपचार ना हो पाए समय पर, तो इन घावों में कीड़े पड़ जाते हैं और पशु को बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है और पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। और यदि पशु ज्ञाबिन है तो उसमें गर्भपात भी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पशु की अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो भी कम हो जाती है और ऐसे पशुओं में और बीमारियां भी आ जाती हैं जी। तो मुंह पका, खुरपका, जिसे मुंह खुर भी कहा जाता है, ये क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है और अंग्रेजी में इसे FMD कहते हैं जी। तो ये बीमारी जो है ये फैलने वाला रोग है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप अपने पशु में ये बीमारी के लक्षण देखें, वायरस से ये फैलती है, तो तुरंत आप इसका इलाज उपचार करें और नज़दीकी पशु चिकित्सक को इसकी सूचना दें ताकि इसका समय रहते जो है इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। बिल्कुल, और इस विषय के बारे में आपसे और भी ज़्यादा विस्तार से ज़रूर जो है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। ब्रॉयलर फार्मिंग एक व्यवसाय के रूप में फायदा दे रहा है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन पशुओं में अक्सर खुरपका और मुंह पका रोग फैलने की आशंका रहती है। खुरपका मुंह पका रोग विषाणु से होता है। खास बात ये है कि इन विषाणुओं को हम आंखों से नहीं देख सकते। ये रोग किसी भी उम्र की गाय और भैंस में हो सकते हैं। ये रोग किसी भी मौसम में हो सकते हैं। इन रोगों के होने पर पशु सूख जाता है। पशुओं की काम करने और उत्पादन की क्षमता भी कम हो जाती है। खुरपका और मुंह पका रोग की चपेट में आने पर पशु को तेज बुखार आता है। पशु के मुंह, मसूड़े, जीभ के ऊपर, होठ के अंदर व खुरों के बीच छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। छाला फटने पर वहाँ जख्म हो जाता है। पशु जुगाली बंद कर देते हैं। पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है। पशु सुस्त होकर खाना पीना तक छोड़ देते हैं। खुरपका और मुंह पका रोग से पशुओं को बचाने के लिए सही समय पर टीकाकरण करा लेने से
इन रोगों की रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से दूर रखे, उनका खाना पीना भी अलग कर दे, पशु को बांध कर रखे और उन्हें घूमने फिरने न दे। पशु को सूखी जगह पर ही बांधे और पशुओं को कीचड़, गीली मिट्टी व गंदगी से दूर रखे। जहां बीमार पशु की लार गिरती है वहां कपड़े धोने का सोडा और चूने का छिड़काव कर सकते हैं। खुरपका और मुंह पका रोग होने पर जल्द से जल्द नजदीकी पशु चिकित्सक को दिखाएं। सरकार की ओर से भी इन रोगों की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत पशुपालन के विकास और पशुओं में खुरपका, मुंह पका और ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण के लिए घोषणाएं की गई थी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर DK सिंह का। डॉक्टर सिंह, अब आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे ब्रॉयलर फार्मिंग के बारे में। हमारे देश में इसकी कैसी स्थिति है, सबसे पहले तो ये बताएं। हमारे देश में देखिएगा, मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि ब्रॉयलर फार्मिंग के मामले हमारा देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो ब्रॉयलर प्रोडक्शन के मामले में हम लोग आज भी चौथे नंबर पे आते हैं। और ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों के कि बहुत सारे उद्योग धंधे होते हैं, बहुत सारे इस तरह के बिजनेस हैं जो पशुओं पर आधारित होते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग का काम है, इसके अलावा भैंस पालन का, उसका बकरी पालन का काम है, भेड़ पालन है या सुअर फार्मिंग का काम है। इन सब पशुओं के वनस्पत जो है मुर्गी पालन का काम थोड़ा सा बेहतर माना गया है। उसके बहुत सारे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि इसमें एक तो और इनके पशुओं की तुलना में इसमें मुर्गी पालन में थोड़ा सा कम पैसे की या कम धन की आवश्यकता होती है, कम जगह की आवश्यकता होती है, लेबर का इन्वॉल्वमेंट वो कम होता है, मार्केट इजी है इसकी। इसके साथ साथ में जो भी इसके चूजे हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं क्षेत्रीय मार्केट में। तो बहुत सारे इस तरह के कुछ फायदे इसके हैं, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि पशुओं पर आधारित अगर कोई भी इस तरह के बिजनेस या व्यापार की बात करते हैं तो उसमें मुर्गी पालन का काम वो औरों के कंपैरिजन, औरों की तुलना में थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में यह है कि जो ग्रोथ रेट है हमारे ब्रॉयलर इंडस्ट्री की, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10 से 12% के आसपास इसका ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो यानी कि वार्षिक वृद्धि दर है। और मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि भाई किसानों को जो है वो अपने स्वरोजगार की ओर बढ़ाना या प्रोत्साहित करने वाली बात है, तो ये मुर्गी पालन एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। विशेषकर जो हमारे छोटे किसान हैं, जो हमारे सीमांत किसान हैं या जो हमारे भूमिहीन कृषक बंधु हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर ये एक विकल्प साबित हो सकता है। उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान की दृष्टि से, उनके लिए जो है और इस तरह के जैसे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घर में 10, 20, 50 मुर्गियां अगर कोई छोटा किसान रख के पाल लेता है तो उसको अपने जो उसके बच्चों में या उसके परिवार में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। हमारे बहुत जो छोटे किसान है या बहुत जो गरीब तबके के जो लोग देहात में रहते हैं, उनके लिए खरीद कर मुर्गा अंडा खाना ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो घर में अगर 10, 20, 50 मुर्गियां भी पाल के, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से टेक्निकली उसको कहते हैं, तो उसके रूप में भी अगर हम मुर्गियां पाल के अगर उनको उनके जो प्रोडक्ट हैं जैसे फ्रेश एग हैं उसको खाएंगे तो उससे प्रोटीन मिलेगी, दुनिया भर के उसमें मिनरल्स मिलेंगे, बहुत सारे विटामिन मिलेंगे। और प्रोटीन की जो क्वालिटी है इसकी, अंडे की प्रोटीन की क्वालिटी वो और तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, उनसे कहीं बहुत बेहतर मानी गई है। मैं थोड़ा सा एक बड़ी यहाँ पे एक बहुत तकनीकी जानकारी देना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर सिंह आपसे जरूर जानकारी आगे भी हासिल करेंगे, कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। ब्रॉयलर फार्मिंग एक व्यवसाय के रूप में फायदा दे रहा है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का व्यवसाय है। इसे छोटे किसान भी कर सकते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी को मांस के लिए पाला जाता है। ब्रॉयलर मुर्गा या मुर्गी अंडे से निकलने के बाद 40 ग्राम के होते हैं। अगर इन्हें सही तरह से दाना खिलाया जाए तो ये 5 हफ्ते में लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के हो जाते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए फार्म बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें।
जैसे फार्म के लिए जगह समतल हो और कुछ ऊंचाई पर हो, जिससे कि बारिश का पानी फार्म में जमा ना हो सके। फार्म में बिजली और पानी की सुविधा सही तरीके से करें। ब्रॉयलर मुर्गी बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था भी रखे। शेड का फर्श पक्का बनवाए। शेड के अंदर बिजली के बल्ब, मुर्गी दाना, पानी के बर्तन और पानी की टंकी की उचित व्यवस्था करें। एक शेड को दूसरे शेड से थोड़ा दूर दूर बनाए। चाहे तो एक ही लंबे शेड को बराबर भाग में दीवार बनाकर बांट भी सकते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी के दाने को साफ सूखी जगह पर रखें। ऐसा करने से चूजों और मुर्गियों की सेहत अच्छी बनी रहेगी। बाहर के लोगों को फार्म और शेड के पास न जाने दें। इससे फार्म में बाहर से इन्फेक्शन आने का खतरा बढ़ता है। शेड के बाहर और अंदर एक महीने में 3 से 4 बार चूने का छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा सर्दी के मौसम में मुर्गियों का खास ख्याल रखें। तो अभी आपने ब्रॉयलर फार्मिंग पर यानी कि मुर्गी पालन पर देखी हमारी विशेष रिपोर्ट। और आपको एक बार फिर से बता दें, अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं खुरपका एवं मुंहपका बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में, और साथ ही बात हो रही है ब्रॉयलर फार्मिंग की। तो अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है जिसका आप सामना कर रहे हैं, या फिर अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कीजिए 1800-113060 और 61। ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करें, अपनी टीवी की आवाज को उस दौरान बिल्कुल बंद रखें जब आप अपना सवाल जो है खासतौर से हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर पुनीता का। डॉक्टर पुनीता, हमने इस बीमारी के बारे में तो समझा, लेकिन हमारे देश में इसकी स्थिति जो है वो कैसी है? फ़िलहाल जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि 2030 तक एफएमडी और ब्रूसेलोसिस से बिल्कुल भारतवर्ष को मुक्त कर दिया जाए, और इसके लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र ज़रिया है हमारे पास। और वर्ष में 2 बार हर 6 महीने में एफएमडी और ब्रूसेलोसिस का वैक्सीनेशन जो है पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। और हरियाणा प्रदेश में तो एफएमडी और एचएस गलघोटू का संयुक्त टीकाकरण जो है लगाया जा रहा है। और इससे ये लाभ होगा कि सारे पशुओं को सर्कुलेशन में सारे पशु जो हैं कवर हो जाएंगे। और फ़िलहाल इस वैक्सीनेशन की ही वजह से बहुत पिछले कुछ सालों में यदि आप देखेंगे तो इससे पशुओं में न केवल एफएमडी बल्कि अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता भी पशुओं में, जिसे कि आप जो रेजिस्टेंस कहते हैं, जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई है। और एक अन्य बीमारी जिसका जिक्र हुआ था ब्रूसेलोसिस, ये भी, और ये तो एक ज़ूनोटिक बीमारी है जिसमें कि पशु तीसरे ट्राइमेस्टर में जो है पशु का अबॉर्शन हो जाता है, और ये बहुत फैलने वाली बीमारी है। जो भी इस पशु की जो बच्चा पशु जो अबॉर्शन हो जाती है उसके संपर्क में आता है, जो उसका जो मटेरियल बाहर आता है, उसकी प्लेसेंटा है या और जो उसका लिक्विड है, उसके संपर्क में अगर मनुष्य आ जाता है, मनुष्य के शरीर पर कोई कट है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है, ब्रूसेला अबॉर्टस एक बैक्टीरिया है। इसी तरह भेड़ बकरियों में भी ये समस्या होती है, उसमें ब्रूसेला मेलिटेंसिस है जो और भी तेजी से फैलता है। तो जो देखरेख करने वाले को भी ये बीमारी हो सकती है, ये एक ज़ूनोटिक बीमारी है। तो ये वैक्सीनेशन के माध्यम से ये दोनों बीमारियों से ही निदान बहुत 2030 तक तो 9 वर्ष का समय है। एंड निस्संदेह यदि पशुपालक भी पूरी तरह सहयोग करें, हमारी टीमों का जो घर घर जाकर पशुओं की वैक्सीनेशन कर रही हैं, और ब्रूसेलोसिस में तो घर घर जाना पूरी तरह संभव नहीं है, कैंप्स के माध्यम से। हम ब्रूसेलोसिस के ऊपर भी आएंगे, यहाँ पर खुरपका मुंहपका के बारे में और भी ज्यादा भी जानकारियां जो है वो लेना बाकी है। एक हमारे कॉलर जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस वक्त, प्रहलाद जी उत्तर प्रदेश से। पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो प्रहलाद जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपनी टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, पशुओं में जो मुंहपका हो जाती है, हमारी भैंस चारा कम खाती है। ठीक है। हाँ, जो चारा कम खाती है हमारी भैंस, उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है।
जी डॉक्टर पुनीता। प्रहलाद जी, आप कह रहे हैं पशुओं में जब मुंह पका खुर पका आ जाता है तो चारा कम खाती है, तो ये इसी तरह है कि जैसे मुंह में जब छाले हो जाते हैं तो उस समय आप पशु को नरम दाना नरम चारा ऐसे समय में दीजिए यदि उसको मुंह पका खुर पका की समस्या है। और जो पशु के जहाँ जहाँ छाले हैं मुंह के अंदर, उसमें आप जो नूनी घी जिसे बोलते हैं या मक्खन है या इवन आप डालडा घी का लेप लगाइए मरहम के तौर पर। वैसे उसको बल्क में खिलाना नहीं है, नाल के माध्यम से देना नहीं है, पर उसको आप उसका लेप लगाइए उसके मुंह के अंदर। साथ ही लाल दवाई का घोल बनाकर उसके दिन में कम से कम 4-5 बार उसके छपके मारिए। साथ ही जो पशु के बैठने की जगह है उसको आप साफ सुथरा रखिए और चूना ज़रूर यूज़ कीजिए। चूने को आप जो पशु के बैठने का स्थान है उस जगह पर चूने को बुरका दीजिए अच्छी तरह। और एक और कोशिश कीजिए, जब ऐसी स्थिति होती है तो जो बीमार पशु है उसको अन्य पशुओं से अलग रखिए, क्योंकि ये बीमारी मुंह पका खुर पका बीमारी जो है एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। तो बीमार पशु को अन्य पशु से अलग रखिए। और बीमार पशु के पास जब आप जाते हैं देख रेख करने के लिए तो हेल्दी पशु के पास आप पहले देख रेख करिए और बीमार पशु के पास देख रेख करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोइए, डिसइंफेक्ट कीजिए। और कोशिश कीजिए, क्योंकि जब पशु बीमार होता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी, मिलने जुलने वाले भी हालचाल पूछने आ जाते हैं, तो उन्हें कहिए जितना हो सके आपके पशु से दूर रहे, क्योंकि ये वायरस जो है इस तरह स्प्रेड भी होता है। साथ ही पशु को बीमारी के इलाज के लिए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से टीके भी लगवाएं। एक लिमासोल करके एक इंजेक्शन आता है, लिवामिसोल इसमें होता है। ये औषधि है, ये पशु में बीमारी से लड़ने की क्षमता बनाती है। और ये छाले जो हैं समय के साथ हील होते हैं, समय के साथ ठीक होते हैं। और चेक कर लीजिए उसके खुरों में भी अगर घाव है तो खुरों की भी लाल दवाई के घोल से सिकाई कीजिए। बिल्कुल। और अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहता है तो शुरुआत किस तरीके से करे? जो शुरुआती स्तर है वो क्या रहना चाहिए? इसमें लागत जो है वो हमारे किसानों को कितनी आती है? और क्या किसी तरीके का अनुदान भी जो है वो उनको मिलता है क्या इसके लिए? देखिएगा, जहां तक लागत की बात है तो डिपेंड करेगा इस बात पर कि कितना बड़ा फार्म बनाना है। मैं मोटा मोटा आपको एक एग्जांपल लेते हुए समझाऊंगा। अगर 1000 ब्रॉयलर का फार्म आपको खोलना है तो आप ये मानिए कि लगभग 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। 40 फीट लंबाई और 25 फीट चौड़ाई की अगर जगह कहीं पर आप किसी किसान के पास है तो उतनी जगह में वो किसान जो है आराम से जो है वो 1000 मुर्गियों का 1000 ब्रॉयलर का फार्म खोल पाएंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की और इसका जो दाना वगैरह है, जो भी इनके मुर्गी के चूजों की कीमत है, दाने पानी के बर्तनों की कीमत है, ये सारा सब कुछ मिला के लगभग मोटे तौर पर 4 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 4 लाख रुपए किसी किसान भाई के पास हैं और वो 1000 ब्रॉयलर का फार्म खोलना चाहता है तो आसानी से वो 1000 ब्रॉयलर का फार्म खोल पाएंगे। दूसरी बात यह कि अनुदान वाली जहां तक बात है तो अनुदान के लिए यह है कि बहुत सारी ब्लॉक लेवल की और जिला स्तर के अलावा इसके अलावा MSME प्रोग्राम है, बहुत सारी केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की तमाम सारी स्कीम्स हैं, है ना। मैं यहाँ सुझाव देना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि वो विकास भवन में जाएं, जो भी जनपद का विकास भवन होता है वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलें वो। इसके अलावा जो वहां पर मुख्य विकास अधिकारी हैं उनसे मिलें, उनके माध्यम से उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ इसमें मिल जाएगा। अनुदान की इसमें होता है। इसके अलावा ऋण की सुविधा भी दी गई है। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनको सभी ने जो है RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैंडिंग उनको ऑर्डर दिए हुए हैं कि भाई आप लोग जो है हमारे जो किसान भाई हैं उनको मुर्गी पालन पर सबको लोन दीजिए। तो बहुत सारे फार्मर्स हैं, मैं इस मेरठ क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ किसी इसमें यूनिवर्सिटी में, तब मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है इस तरह की सरकारी स्कीम्स का, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अपना रोजगार वो कर रहे हैं। तीसरा सवाल आपका ये था कि कैसे इसकी शुरुआत करें, क्या उसकी बेसिक चीजें होंगी। सबसे पहले हमको इसमें जगह का चुनाव करना पड़ता है। जिस जगह पर हम अपना फार्म खोलना चाहेंगे तो वहां पर वो हमें देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा रिहायशी इलाकों में नहीं होना चाहिए, जहां पर इंसान रहते हैं उनसे थोड़ा दूर बनाना है उसको, हमको अपने फार्म को। और दूसरा ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा ऐसा भी ना हो कि जहां पर तमाम तरह की जो ये जल भराव की स्थिति रहती है वैसी जगह का चुनाव भी हमको नहीं करना है।
ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा मार्केट है, स्थानीय बाजार है, वो नजदीकी होना चाहिए, 20, 30, 40 किलोमीटर के दायरे में। चूंकि अगर मान लिया बहुत ज्यादा अगर दूर स्थानीय बाजार होगा तो आपको इनपुट लेने में और अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए दूर आना जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कम होता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि नजदीक ही हमको वो रहना चाहिए। इसके अलावा जो पूरा पश्चिम दिशा में फार्म को बनाना चाहिए, और साथ साथ में ये अगर कोई भी किसान भाई अगर खेत में अगर अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं तो कम से कम जो सतह है, जो उसका फ्लोर है खेत का, उससे करीब करीब 50-60 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचाई पे बनाना चाहिए, ताकि बगल के खेत का पानी का सिंचाई के दौरान जल भराव ऊपर सीपेज नहीं आना चाहिए, या फिर ये कि इसके अलावा और भी जैसे उसमें बरसात के दिनों में भी कोई ऐसी समस्या ना हो। एक और इसमें मुख्य बिंदु इसका ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, उसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे क्योंकि कार्यक्रम में वक्त हो चला है। एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे। आगे देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका की रोकथाम के बारे में और साथ ही बात हो रही है ब्रॉयलर फार्मिंग की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, लगातार टोल फ्री नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बस अपने टीवी की आवाज को उस दौरान बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछें। डॉक्टर पुनीता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर DK सिंह, तमाम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आइए हमारे अगले कॉलर केवल किशन जी पठानकोट पंजाब से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल शामिल करें। हेलो केवल किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी। जी
मैम मेरा सवाल ये है जी कि एक तो हम जो मुंह खुर का टीका लगवा लेते हैं एक बार, उसके बाद दोबारा कब लगाना चाहिए? नंबर 2 बात, जी ब्रूसिलोसिस का जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो एक टाइम होता है उसमें कि कितने समय का पशु हो जाना चाहिए, 6 से 8 महीने का। अगर उसमें नहीं लगा सकते हैं तो दोबारा उसको कब लगवा सकते हैं? ठीक है, तो डॉक्टर पुनीता और तीसरा क्वेश्चन कि ये जो ब्रूसिलोसिस है जहाँ मुंह खो रहा है, ये मतलब भारत सरकार ने तो चलाया हुआ है बट नीचे लेवल पे इसको इतना वो नहीं मिल रही है, बढ़ावा नहीं मिल रहा है, ना ही जागरूक किया जाता है लोगों को कि इसको लगवाओ। अगर कोई जाकर बोलता भी है तो उसको भी बोल देते हैं कि दवाई नहीं है अभी, या फिर टीके खराब है। ये प्लीज क्लियर करो। जी बिल्कुल डॉक्टर पुनीता, काफी अच्छे सवाल हैं उनके तीनों। केवल किशन जी, बहुत अच्छा लगा, आप काफ़ी जागरूक किसान हैं। पहला प्रश्न आपका है मुंह खुर का टीका। मुंह खुर का टीका हर 6 महीने में एक बार लगना चाहिए। तो अगर आपने जनवरी में ये टीका लगवाया है तो 6 महीने बाद फिर से जुलाई में ये टीका आपके पशु को लगना चाहिए, और कोशिश कीजिए बरसात से पहले टीका लग जाए। दूसरा प्रश्न है आपका ब्रूसेलोसिस के बारे में। ब्रूसेलोसिस का टीका जो है, जो जब आपकी कटिया 4 से 8 महीने की है, कटिया या बछिया, ये छोटे बच्चों में लगता है और ये फीमेल में लगता है। और ये टीका जो है ये कोल्ड चेन इसमें मेंटेन की जाती है। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला, ये काफ़ी केयरफुली लगाया जाता है टीका, और इसमें लाइव वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राइड लाइव वैक्सीन होती है। और ये ब्रूसेला अबॉर्टस S19 ये स्ट्रेन है। इसको जैसे आपने कोविड के दौरान देखा होगा, इसमें PPE किट पहनकर और ये वैक्सीनेशन की जाती है, और ये लाइफ में एक बार ही लगता है, वंस इन लाइफ टाइम जो है आपके पशु को, कटिया को या बछिया को लगेगा। तो 4 से 8 महीने की उम्र में, अब मान लीजिए आपका कटिया या बछिया जो था वो 4 महीने पे नहीं लगा, तो फिर कोई बात नहीं, 5वें महीने पे मिस भी हो गया किसी कारणवश, 5वें महीने पे लगवा लो, 6ठे पे लगवा लो, 8 महीने तक आप कभी भी लगवा सकते हो, और ये लाइफ में एक ही बार लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि जो मुंह खुर के टीके में, तो जब टीका लगाने के बाद पशु जो आपकी टीम आती है, डॉक्टर की टीम आती है घर पे, वो आपको बताती है कि टीका लगाने के बाद थोड़ा उसको रब कर दो अच्छे से। इसमें क्या है, आप ये सब कट यानी खाल के नीचे ये ब्रूसेला कट वैक्सीन लगती है, तो जैसे ही आपकी वैक्सीन लगी उसके बाद आपने खाल को रब नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये लाइव बैक्टीरिया है। तो रब करने से, मान लीजिए आपकी उंगली पर कोई कट लगा है या हाथ पर कहीं कट है और वो थोड़ा सा दवाई बाहर आ गई, एक बूंद भी, और वो कट के माध्यम से आपकी बॉडी में लाइव बैक्टीरिया आ जाता है, तो उससे ये आपके शरीर में वो प्रवेश करके मल्टीप्लाई कर सकता है, तो आपको अफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से इसको रब भी नहीं करना। और यदि आपके पशु में थोड़ा बहुत बुखार आता है तो चिंता भी नहीं करनी, उसको बुखार की दवाई दे देनी है। बिल्कुल। तीसरा था इसका प्रचार और प्रसार। जी, प्रचार और प्रसार बहुत ज़रूरी है, और ये प्रचार और प्रसार का एक माध्यम ये इलेक्ट्रॉनिक ये जो मीडिया के माध्यम से आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डीडी किसान और दूरदर्शन का, जो आज इस माध्यम से, और आप भी जो आपके माध्यम से और किसान भाइयों तक भी ये बात पहुँच रही है कि ये दोनों टीके बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो अगर एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाली बीमारी है, संक्रामक रोग है, तो ये एक जूनोटिक रोग है जो पशु से पशु और पशु से मनुष्य में भी फैलता है। तो ये दोनों ही इंजेक्शन जो है ठंडे में रखे जाते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है। इसलिए हो सकता है कोई किसी ने कहा होगा, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानती किस डॉक्टर ने कहा कि टीका खराब हो चुका है, पर इसमें कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो केवल किशन जी, यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है डॉक्टर पुनीता ने। हमारे अगले कॉलर मुंगेश जी मौजूद हैं फोन लाइन पर, महाराष्ट्र से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, मुंगेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद किसी कारणवश उन्हें जो है वो हमारी आवाज नहीं मिल रही। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर अब आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जो हमारे मुर्गी फार्म है उनका जो आकार है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या खुला रहना चाहिए, या जैसे कि अब सर्दियों का मौसम जो है वो दस्तक दे ही चुका है, तो सर्दियों के मौसम में जो मुर्गियां हैं उनका रखरखाव किस तरीके से करें? देखिए,
सर्दियों के मौसम में मुर्गियों के रखरखाव के लिए 2-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सबसे पहले तो यह है कि जो टेम्परेचर का रेंज है वो 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए जी, है ना। अगर मान लिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होगा वर्ल्ड लेवल पर तो फिर उसको सर्दी का एहसास होगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ज्यादा होगा तो मुर्गी को गर्मी का एहसास होगा। तो बेहतर यह है कि इन बिटवीन लगभग 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो वर्ल्ड लेवल पर मेंटेन करना है किसान भाइयों को। इसके लिए मैं समझता हूं कि शायद जो हमारे बहुत छोटे किसान भाई हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या हीटिंग डिवाइसेस यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे मुर्गी पालक हैं, तो उनमें क्या है कि जो खिड़की दरवाजे वगैरह हैं वो उनको थोड़ा बंद कर दें, या फिर जो जालियां साइड में लगाई हुई हैं इसमें मुर्गी के आवास में, तो उन पर कुछ ऐसे गज्जे वगैरह या चिक वगैरह कुछ ऐसे टांग दें, लटका दें कि ताकि जो ठंडी हवा है वो अंदर की तरफ ना जाने पाए। इसमें दोनों चीजें हमको मेंटेन करनी है। इसमें हमको जो है मुर्गी के आवास में एक तो टेम्परेचर का भी इशू होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना, साथ साथ में ये है कि उनको जो क्रॉस वेंटिलेशन है, उनका जो हवा का आवागमन है वो भी मेंटेन करना। अदरवाइज क्या होगा कि जो मुर्गियों का एक्सक्रीटा होता है, पर्टिकुलरली जो यूरिन है, इसमें यूरिक एसिड होता है और बाद में फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अमोनिया अगर फार्म के अंदर बिल्डअप हो जाएगी, अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा होगा गैस का, तो फिर उससे उनको देखने में दिक्कत होगी, उनको विजन की प्रॉब्लम होगी, उनकी आंखों में जलन होगी, इसके अलावा सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दाना पानी नहीं खा पाएंगी, बहुत सारे इस तरह के। और ब्रॉयलर के केस में सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके ब्रेस्ट में ब्लिस्टर्स कुछ गांठें टाइप के बनने लगती हैं। तो ये सब बड़ा दिक्कत वाले इशू होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सुझाव देना चाहूंगा कि दिन में कोशिश करें कि थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश वगैरह भी मिलना चाहिए। शाम के समय पर जो है वो अगर मान लिया जिस समय पे उनको दाना पानी करके शाम को वो गज्जे वगैरह बंद कर दें, और थोड़ा सा बीच बीच में जो है ऊपर की साइड हल्का सा खुला रखेंगे ताकि क्रॉस वेंटिलेशन भी होता रहे, जो भी गर्म हवा है वो निकल के बाहर की तरफ जाती रहे। अदरवाइज ऑक्सीजन का लेवल अगर फार्म के अंदर डाउन हो जाएगा तो उनको फिर बहुत सारे ना ये सब सांस संबंधित बीमारियां या ऐसे करके दिक्कत उनको होने लगेगी, और वो कहीं ना कहीं उससे फिर ये होगा कि उनका जो बढ़वार है वो रुकेगी, जो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर वो उसमें काफी जो है उनको नुकसान होगा इन सब चीजों से। दूसरा ये है कि पूरा पश्चिम दिशा बहुत जरूरी होती है। कभी भी फार्म अगर बनाए तो उसमें जो लंबाई वाली जो साइड है उसकी वो पूरब साइड में होनी चाहिए। उससे थोड़ा सा ये है कि जो भी सर्दी के मौसम में मैक्सिमम जो सनरेज हैं, जो सूरज की किरणें हैं, वो फार्म के अंदर जानी चाहिए। ये हमको ध्यान रखना है। और तो ये तमाम बातें जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनके लिए। हमारे अगले कॉलर आशुतोष जी मौजूद है फोन लाइन पर इस वक्त, आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश से आप फोन कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरे गाय को ठेलेदार जो गाठी वाला रोग है वो बैक्टीरिया वायरस से हो गया है। जी आगे बताएं। और हो गया है, मतलब उसका इलाज क्या है? और ये कितने समय पहले हुआ है गठिया का रोग? 3-4 दिन पहले, 30 नवंबर को मैंने नोटिस किया है। 3-4 दिन पहले। एक डॉक्टर पुनीता, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? ढेलेदार रोग है, मतलब ढेलेदार ढेला हो गया, पैर सूज गया है। पैर सूज गया है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, आशुतोष जी, ये पीछे वाला पैर सूजा है क्या? पीछे वाला पैर सूजा है या दोनों पैर सूजे हुए हैं? पीछे वाला। पीछे वाले पैर के ऊपर वाला पुट्ठे पे सूजन है? पीछे वाले पैर के ऊपर पुट्ठे पे सूजन है या पूरा पैर सूजा हुआ है? पीछे वाला जो नीचे पैर ठेवने के नीचे वाला पैर है वो सूजा है, ऊपर एक पुट्ठे वो सूजा है। अच्छा, मैं क्लियरली नहीं समझ पा रही हूँ, पर अगर दो बातें मुझे समझ में आ रही हैं। या तो आपके ये ब्लैक वाटर की समस्या है, ये उसको दबाने से आवाज आ रही है क्या, चरड़ की? जैसे अगर आप उसको दबाते हैं तो चरड़ की आवाज आ रही है? नहीं। अच्छा, गठिया का रोग है, गठिया का रोग है। ढेले की तरफ, गठिया नहीं है, शरीर में ढेले की तरह हो गया है, गोल गांठ हो गई है कई जगह। अच्छा, ठीक है। शरीर पे जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, इस ऐसी गोल गोल गांठ हो गई है। हाँ। ओके, ठीक है। क्या है आपके पास, कौन सा पशु है? गाय है और उसकी बच्चा गाय है, ठीक है। और बुखार भी है?
बुखार हल्का सा है, इंजेक्शन लगा तो ठीक है। हाँ, कितने दिन से है? 3-4 दिन से? हाँ, 30 नवंबर को मैंने देखा। ठीक है आशुतोष जी, ये लंपी स्किन डिजीज है, ये वायरस से होता है। इसमें क्या होता है कि ये अब जैसे सर्दी का मौसम आएगा ना, ये बीमारी धीरे धीरे अपने आप ठीक होती जाएगी। ये बीमारी थोड़ा सा मैं आपको खेद के साथ कहना चाहूँगी, ये बीमारी 10-15 दिन चलेगी। इसमें आप देखोगे कि पशु के शरीर पर गोल गोल 1 रुपए के सिक्के के साइज के गोल गोल गांठें हो गई होंगी, उभरी उभरी सी गांठें होंगी, ऐसा ही है ना। और पशु की लार निकल रही होगी, पशु लार भी गिर रहा होगा और पशु को काफ़ी दर्द भी महसूस होता है। इसके लिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सक को एक बार दिखाओ, उसको आप दवाई, इंजेक्शन आपने लगवाए हैं वो थोड़ा सा, आप थोड़े दिन और ये दवाई चलेगी। इसमें लक्षण कुछ आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे मुँहखुर के भी लक्षण है, पर ये मुँहखुर नहीं है, ये इसको बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज़। शरीर में गांठें मिलेंगी आपको अलग अलग जगह पे, खासतौर पे पैरों के ऊपर। तो ये बीमारी जो है, इसको आप में इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह और पेन किलर देंगे आपके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं, और ये कुछ दिन लगेंगे, कम से कम 10-15 दिन और लगेंगे, पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ये बीमारी अपने आप ठीक होती जाएगी। बिल्कुल। तो वहीं दूसरी ओर ईमेल के माध्यम से भी हमारे पास जो है हमारे दर्शक कई तरीके के जो है वो विषय से संबंधित अपने प्रश्न जो है वो भेजते हैं, और उन्हीं में से आइए कुछ प्रश्न शामिल करते हैं आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर सिंह, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न भेजा गया है, चिरंजीव जी ने भेजा है गुजरात से। वो ये लिखते हैं, अच्छी नस्ल के ब्रॉयलर चूजों की पहचान कैसे करें? देखिए, अच्छी नस्ल के चूजों की पहचान एक्चुअली वैसे कोई ब्रांडिंग वगैरह या कोई इस तरह का लेबलिंग इन चिक्स पे नहीं होता। ये टोटली डिपेंड करता है कि किस कंपनी के चूजे हैं। कॉमर्शियल जो ब्रॉयलर फार्म के लिए जितने भी जो ये चिक हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, ये ज़्यादातर मैं कहूँगा कि जो वेंकटेश्वरा हैचरी है हमारे देश की सबसे बड़ी और लीडिंग कंपनी है इस पोल्ट्री के फील्ड में। इसके अलावा सुगुना हैचरीज के नाम से है, उनके भी चिक अच्छे हैं। इसी तरह से आपका जो है एक आपका बेसिक ब्रीडर है, इनके सब अच्छे चिक्स हैं। कैट फार्म है यहाँ गुड़गांव के आसपास में, उनका बड़ा फार्म है। तो ये कंपनी बढ़िया है, बट ये कि अगर आप उसमें आनुवंशिक तौर पर अगर देखेंगे तो सबसे अच्छे जो चिक्स होते हैं वो होते हैं आपके वेंकटेश्वरा हैचरी के। अब कैसे पहचान किया जाए कि हेल्दी है क्या? पहली बात तो ये है कि उसका जो वजन है, जो चिक का डे ओल्ड बॉडी वेट है, वो लगभग 50 ग्राम के आसपास उसका वजन होना चाहिए, है ना। अलर्ट होने चाहिए पूरी तरह से, अपना वो जैसे चहलकदमी करते रहें, उनकी आंखें एकदम प्रोमिनेंट हों, सूजी सी या सोई सी आंखें नहीं होनी चाहिए, डलनेस नहीं होनी चाहिए। पंख हैं उनके, वो भी जो है खुले हुए ना, एकदम कॉम्पैक्ट पंख होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए। तो इस टाइप का एक जनरल ऑब्जर्वेशन से हम जान सकते हैं कि चिक्स हेल्दी हैं और कहीं कोई इनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसी तरह का कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लिया ब्रांडिंग की बात हो तो ऐसे उससे देखने से नहीं पता लगेगा कि ये किस कंपनी का है या कैसा क्या है। वो तो ये कि जिस कंपनी से आप उसकी बुकिंग कराएंगे, जिस कंपनी के चिक्स की डिमांड करेंगे, जैसे कॉप 430 इस समय पे अमेरिकन पेरेंट है, जिसको ये वेंकटेश्वर हैचरी वाले यूज कर रहे हैं। तो आप अगर कोई फ्रेंचाइजर है उनसे अगर कहेंगे कि हमको इसी कंपनी का चिक चाहिए तो वो देंगे। टोटली ये जो है पूरी तरह से विश्वास के ऊपर ये बिजनेस चलता है। ऑनलाइन पर मौजूद है देवास मध्य प्रदेश से, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो, हेलो, ऑनलाइन पर मौजूद है देवास मध्य प्रदेश से, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो, चमन जी, आपसे निवेदन करेंगे अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद ही आप अपना सवाल पूछें। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैडम, एक गाय है मैडम, उसका पैर पिछला बैक साइड का है, वो जैसा धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और पैर नहीं टेकती है, कभी कभी टेकती है। ठीक है, कितने साल की गाय है आपकी? सर मैडम ये 4 साल की गाय है। और कितने समय से ये समस्या हो रही है? ये पिछले 15-16 दिन से हो रही है। ठीक है, अभी तक आपने कहीं दिखाया अपने किसी नजदीकी? जी मैडम दिखाया है, ट्रीटमेंट भी कराया, पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी डॉक्टर पुनीता। चमन जी, आप एक काम कीजिए, एक बार उसके खुर चेक कीजिए, हो सकता है। पूरा खुर भी चेक किया, साफ ब्रश से साफ किया, पर उसमें कोई किसी तरह के कोई कील काटे कुछ भी उसमें नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका गोबर पेशाब ठीक है आपकी गाय का? जी हाँ। आप एक बार इसकी खून की जांच करवाइए लैब में। कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जो बाहरी लक्षण से पकड़ में नहीं आती हैं,
तो आप जी इसका मैडम, परंतु अब लैब तो या तो महू वेटनरी कॉलेज में है मैडम लैब, इसके अलावा कोई एमपी में लैब नहीं है ब्लड टेस्टिंग की। आपके जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जो आपका जिला है मैडम, वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है पशुओं के लिए। हाँ, क्योंकि मेरा ये विचार है, देखो आपने डॉक्टर को भी दिखा लिया है, आपने इलाज भी करा लिया है, आपको ब्लड टेस्ट, मेरे विचार से आपको ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो मैडम ब्लड टेस्ट तो करवा ले, परंतु ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे देवास जिले में। जी महू वेटनरी कॉलेज में होगी या जबलपुर वेटनरी कॉलेज या रीवा वेटनरी कॉलेज, इसके अलावा कोई फैसिलिटी है नहीं ना मैडम। एक बार आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेड है वहाँ पे, आपके डिस्ट्रिक्ट में उप निदेशक जरूर बैठते होंगे, एक बार आप जाके उनसे मिल के आइए, हो सकता है वहाँ लैब हो, क्योंकि अधिकतर जिला स्तर पे लैब होती हैं जी। हो सकता है आपकी नॉलेज में ना हो, प्राइवेट लैब ना हो, सरकारी लैब हो, तो आप एक बार वहाँ पे सरकारी लैब में आप एक बार उनसे मिल के आइए और गोबर और पेशाब और खून की जांच जरूर करवाइए। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो ब्लड में वो आप बाहरी तौर पे पकड़ में नहीं आती। और दूसरा, एक पशु चिकित्सक को ही दिखवाइए। कई बार हम पैरा स्टाफ को भी चेक करवा लेते हैं, उनसे ट्रीटमेंट करा लेते हैं, और जिससे इलाज नहीं होता, क्योंकि यहाँ से बिना चेकअप के बताना बड़ा मुश्किल है कि समस्या क्या है। ट्रीटमेंट आप ले भी चुके हैं, पर टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाने के बाद ही बता पाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। तो நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मुंह पका और खुरपका के रोकथाम की और साथ ही बात हो रही है ब्रॉयलर फार्मिंग की। आप में से कई लोगों ने हमें फ़ोन भी किए हैं और अपनी समस्याएं भी पूछी हैं, और अगर आपके मन में भी अभी तक कोई प्रश्न है इन दोनों विषयों के संबंध में तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। बस अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें जब आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो। आइए ईमेल के द्वारा आए हुए कुछ और भी जो प्रश्न है उन्हें शामिल करते हैं। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर हमें रवि कुमार जी लिखते हैं असम से, और वो ये पूछना चाहते हैं कि मिले जुले गुड़ वाली नस्लें कौन सी हैं जो पाल सकते हैं जो कि अंडा और मांस दोनों के लिए हो। देखिए, जो द्विउद्देशीय यानी कि जो डुअल पर्पस जो ब्रीड्स हैं पोल्ट्री जी, ये मैं 4-5 जो बेसिकली वो बताना चाहूंगा। जैसे कैरी श्यामा के नाम से है, वहाँ पे ये सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ ये बरेली में, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। कैरी निर्भीक के नाम से है, कैरी श्यामा के नाम से है। इसी तरह से आपका कैरी देवेंद्रा एक ब्रीड है, ये भी CRI बरेली से इसको डेवलप किया है। PDP हैदराबाद, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद, ये भारत सरकार का संस्थान है, और यहाँ से भी 2-3 अच्छी नस्लें जैसे वन राजा है, धन राजा है, ये 2 विकसित की गई हैं। इसी तरह से अगर पंतनगर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, वहाँ से उत्तरा फाउल के नाम से एक बहुत अच्छी उन्होंने डुअल पर्पस जो ब्रीड है वो डेवलप की है। इसी तरह से प्राइवेट कंपनियां कई सारी हैं, जैसे आपका ये कैक फार्म जो गुड़गांव में मैं अभी इससे पहले भी जिक्र कर रहा था उसका, तो वहाँ से एक उसका नाम क्रॉयलर उन्होंने रखा हुआ है, क्रॉयलर, तो वहाँ से वो भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा CPTO सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़, वहाँ से एक ये भी भारत सरकार का संस्थान है, यहाँ से एक ब्रीड विकसित की गई है, उसका नाम है चेब्रो, CHABRO चेब्रो। तो ये 7-8 जो है बड़ी महत्वपूर्ण द्विउद्देशीय डुअल पर्पस मुर्गी की नस्लें हैं। इनका उत्पादन क्षमता की हम बात करते हैं तो इनकी मुर्गियां जो होती हैं, जो मादा इनकी हैं, वो लगभग 150 से 160 अंडा, 180 अंडा तक वो एक साल में देती हैं। अंडों का रंग सबका इनका जो है लगभग वो लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन के तक होता है। मीट की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो नर होते हैं वो ये मान के चलिए कि लगभग 1 साल का अगर हम कोई इसमें इनका जो मेल अगर हम लेते हैं तो लगभग जो है 2 से 2.5 किलो के आसपास उसका बॉडी वेट इसमें आ जाता है। मीट की क्वालिटी भी इसकी बेटर होती है, इसके अंदर कुछ मिनरल्स का जो मात्रा है, खनिजों की मात्रा वो ज़्यादा है, मीट में थोड़ी टफनेस भी ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी एज कम्पेयर टू जो कमर्शियल ब्रॉयलर है उसके तुलना में काफ़ी कम होता है इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है। तो ये कुछ इसके करैक्टर हैं, और ये आसानी से गांव देहात के परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में आसानी से पलने वाली नस्लें होती हैं। इनमें रोगों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है, फ्लाइटिंग स्किल होती हैं, अपने आप को जो ये प्रेडेटर्स होते हैं जो आक्रमणकारी हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली वगैरह, इसके अलावा जो है मंगूज है, ऐसे जो आक्रमणकारी होते हैं जो मुर्गियों को आक्रमण करते हैं, उनसे भी ये मुर्गियाँ अपने आप को आसानी से बचा लेती हैं। इसके अलावा और भी इसके ये जो इनका प्लूमेज कलर होता है, यानी कि जो इनके ऊपर जो पंखों के रंग हैं वो सब के सब ज्यादातर नस्लों के इनके जो मैंने नाम बताए हैं ये सारे के सारे कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। चूंकि गांव देहात में अक्सर ये माना जाता है कि जो रंगीन मुर्गी होती है, रंगीन अंडा होता है, वो देसी होता है, और देसी में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें जो है वो बेटर होता है, और फार्मी अंडे की या फार्मी मुर्गे की तुलना में तो उसके जो प्राइसिंग है, उसके जो पैसे हैं वो थोड़ा ज्यादा लोग देने के लिए तैयार होते हैं। सोसाइटी में एक इस तरह का एक कंसेप्शन है, तो इसलिए जो भी हमारे किसान भाई आसान से मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो आसानी से वहाँ पर बनराजा वगैरह या चंडीगढ़ से अगर वो ले जाएं तो चैब्रो ले जा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर दीपाश जी मौजूद हैं बेगूसराय बिहार से, फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपाश जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम मुझे 3 साल क्या हो गया, गाय हीट में नहीं आता है। अपना सवाल दोबारा से दोहराएं। 3 साल हो गया गाय को हीट में नहीं आता है। ठीक है जी, डॉक्टर पुनीता। हाँ जी, दीपाश जी, आपकी गाय हीट में नहीं आ रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको क्या डाइट दे रहे हैं, तो डाइट में आप ये इंश्योर कर लें कि उसको मिनरल मिक्सचर और ऐसा मिनरल मिक्सचर दीजिए जिसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट,
और आयरन, मैग्नीज, ये इत्यादि सारे हों। साथ में जो आप कैल्शियम या और चीज़ें दे रहे हैं वो पिलाने की बजाय एक मार्केट में मिलता है फूड ग्रेड कैल्साइड पाउडर और एक फूड ग्रेड डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये आप एक बार देखिए, इसके रिज़ल्ट्स हमने देखे हैं फील्ड में, इसके रिज़ल्ट्स बेहतर हैं। साथ में जो सेंधा नमक जो है वो आप पशु को नमक ज़रूर खाने में दीजिए। डाइट की, हाँ जी, नमक क्या नमक है मैं नमक हाँ, नमक 1-2% नमक खाने में ज़रूर पशु को दीजिए, क्योंकि डाइट अगर संतुलित आहार हम पशु को नहीं देंगे तो उसको हीट में आना थोड़ा मुश्किल होगा। मान लीजिए आपने आहार संतुलित कर दिया और उसके बावजूद अगर पशु हीट में नहीं आ रहा, तो उसके बाद आप कुछ दवाइयाँ आती हैं, सिंपल दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, प्रजना नाम के कैप्सूल आते हैं, जो 3 कैप्सूल आप आज और 3 कैप्सूल 1 सप्ताह बाद आप पशु को दीजिए, तो उसके 21 दिन बाद पशु जो है आपका हीट में आएगा जी। और उसके बाद आप पशु को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान से उसका जो है आगे का आप बीज रखवाइए, तो आपका पशु जो है निश्चित ही ठहरे भीगा। बिल्कुल। और फिर भी अगर आपका पशु नहीं बोलता है, नहीं ठहरता है, तो नज़दीकी पशु चिकित्सक को एक बार उसका आप चेकअप ज़रूर करवा लीजिए कि हो सकता है उसके अंदर जो है अंदर जो बच्चेदानी में हो सकता है कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसका चेकअप करके उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर देंगे जी। और भाई एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, बहुत संक्षेप में आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि मुर्गियों को जो आहार है वो किस तरीके का देना चाहिए, जो मुर्गी पालक हैं वो कैसा आहार मुर्गियों को दे, बहुत संक्षेप में, समय हमारे पास कम है जी। देखिएगा, मुर्गी आहार की जहाँ तक बात है तो इसमें जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसको हम लेयर बोलते हैं, और उसका जो आहार की आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं। इसके अलावा जो मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाला जाता है उसको हम ब्रॉयलर कहते हैं। इनकी भी जो है जो आहार की आवश्यकता है वो अलग होती है। ब्रॉयलर की अगर जैसे हम बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के दाने उसमें दिए जाते हैं। सबसे स्टार्टिंग में लगभग 10 दिन की एज तक हम उसको प्री स्टार्टर के नाम से आता है वो देते हैं। उसमें लगभग 23% के आसपास प्रोटीन होगा, और उसके अलावा इसमें जो एनर्जी लेवल है उसका लगभग 2600-2700 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ फीड इसका वो एनर्जी लेवल होता है। उसके बाद में फिर हम इसको स्टार्टर फीड देते हैं एंड देन उसके बाद फिनिशर फीड देते हैं। 3 तरह के दाने इसमें अप्लाई किए जाते हैं। ब्रॉयलर की जो जीवन काल होता है पूरा लगभग ये मानिए कि आप करीब 6 हफ्ते के आसपास मान लीजिए, 40-42 दिन की उम्र पर इसका बॉडी वेट लगभग 2 किलो के आसपास आ जाता है, और हमारे किसान भाई उसको बेच के अपना बिजनेस वो करते रहते हैं। लेयर चिक्स में अगर हम लेयर के केस में बात करते हैं तो उसमें भी 3-4 प्रकार के दाने दिए जाते हैं। इसमें आपका चिक मैस है जैसे वो देते हैं, इसके बाद फिर ग्रोवर फीड देते हैं, उसके बाद प्री लेयर देते हैं, देन लेयर फीड होते हैं, लेयर फीड देते हैं। तो ये सब कुछ कंपनियां बना के बेचती हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे छोटे किसान हैं अगर अपने घर पे वो अपने दाना अगर बनाना चाहें, जो लोकली अवेलेबल फीड इस सबसे उनके बेसिस पे, तो उसमें मेनली उनको मक्का मिलन लेना चाहिए। जैसे लगभग 50-55 किलो के आसपास में 1 क्विंटल का यहाँ पर मोटा एक दाने का वो बता रहा हूँ, 50 किलो के आस 50-55 किलो उसमें वो मिला सकते हैं मक्का, क्योंकि मक्का एनर्जी का मेन सोर्स है और ये मुख्यतः मुर्गी दाने में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के लिए हम सोयाबीन इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन के अलावा DDGS है या और भी कोई दाल ऐसी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें थोड़ा बाजरा मिला सकते हैं। जी डॉक्टर सिंह, तो तमाम जानकारियां जो आपने यहाँ पर दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और इतनी आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां साझा के लिए उसके आपके लिए धन्यवाद। इसके साथ डॉक्टर पुनीता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई स्टूडियो में और आपने भी इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों का समाधान भी किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो आज आपने जाना खुरपका मुंहपका की रोकथाम के बारे में और साथ ही ब्रॉयलर फार्मिंग के संबंध में भी आपने जानकारी हासिल की। भाई आपको बता दें कि कल हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। कल के विषय रहने वाले हैं टमाटर की रोपाई एवं बैंगन मिर्च में समसामयिक कार्य, और बात होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती की। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर पहले से ही अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो ईमेल ID नोट करें hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न में लिख सकते हैं।
दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।